हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 10 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले आपके कभी एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज तारीख है 10 अगस्त। तो शुरुआत करेंगे हम 10 अगस्त में किन किन लोगों का जन्मदिन है। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। शायद आपने इनका नाम सुना भी होगा, जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, अभी इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम है सौरव घोषाल। जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, 10 अगस्त 1986 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर? कोलकाता में। और ये कोलकाता आपको पता ही है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। सौरव घोषाल किस खेल से संबंधित हैं? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑप्शन डी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। स्क्वैश आपने नाम सुना होगा, ये स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। अभी कुछ ही समय पहले इन्होंने संन्यास लिया है अपने इस करियर से। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से सौरव घोषाल को कब सम्मानित किया गया? तो आप लिख देंगे 2006 में इनको सम्मानित किया गया था। साल 2013 की बात करें तो सौरव घोषाल विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए थे। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। जब हम इनके रिटायरमेंट की बात करें 22 अप्रैल 2024 को, यानी कि इसी साल की बात है, आज 10 अगस्त है, अप्रैल 22 को इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में संन्यास लेने की घोषणा की थी। जब हम बात करें इनका करियर 21 साल का रहा। और भी इनके बारे में आप बातें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब इन्होंने जीत रखे हैं। सौरव घोषाल जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। उन्होंने ये मुकाम 2004 में हासिल किया था। सीनियर पुरुष एकल में दुनिया के टॉप 10 में पहुंचने वाले भारत के एकमात्र स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं ये घोषाल, ठीक है ना। अप्रैल 2019 में इन्हें पूरे विश्व में 10वां स्थान मिला था और 6 महीने तक उस पर ये बरकरार रहे और 13 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। एशियाई खेलों में इन्होंने 9 पदक जीते हैं। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर स्क्वैश क्षेत्र में भारत के लिए पहला पदक जीता था एशियाई खेलों की अगर बात की जाए तो इस प्रकार बहुत से इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में एकल पदक जीतने वाले सौरव घोषाल एकमात्र भारतीय हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और बातें इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सर्च कर लीजिए इनके बारे में। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, तो ये इन्होंने पोस्ट अपलोड की थी अप्रैल 2024 में जब इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी।
तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनके बारे में भी आपने जरूर बातें सुनी होंगी। इनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की अगर बात की जाती है तो वर्तमान में ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, राजनेता हेमंत सोरेन किस पार्टी से संबंधित हैं। तो जल्दी से आपको बताना है इनके बारे में। अगर आपने लिखा होगा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा तो आपने गलत लिखा है, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा ये एक पार्टी है जो झारखंड राज्य में सक्रिय है। वहीं जब हम बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले हम बात करेंगे इनके बारे में, यानी कि हेमंत सोरेन के बारे में। तो अभी मैंने क्या बताया था, झारखंड में ये पार्टी है जिसका ये नेतृत्व कर रहे हैं। तो झारखंड राज्य में ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं फिलहाल, ठीक है। तो सीएम के रूप में ये कब यहाँ पर सत्ता में आए थे, 29 दिसंबर 2019 की बात है जब ये यहाँ झारखंड में पहली बार सीएम बने थे। इनका जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ था। क्लियर हुआ ये पॉइंट। कहाँ पर, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो रामगढ़ जिला है ये मूल रूप से कहाँ पर पड़ता है, तो बिहार के एरिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आपसे अन्य ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो बात कर लेते हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ये जो पार्टी है ये सिक्किम राज्य में सक्रिय है। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपको नाम लिख देना है, जो अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री भी हैं। प्रेम सिंह तमांग का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं और दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में अभी चुने गए हैं, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी की बात की जाए तो इसे शॉर्ट फॉर्म में टीडीपी के नाम से जाना जाता है, जो कि मूल रूप से कहां पर सक्रिय है, आंध्र प्रदेश में ये सक्रिय पार्टी है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो आपने नाम जरूर सुना होगा, नारा चंद्रबाबू नायडू का। नारा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में चौथी बार सीएम बने हैं अभी थोड़े ही समय पहले। बीजू जनता दल की अगर बात की जाती है तो बीजू जनता दल कौन से राज्य की पार्टी है मुख्यतः, तो आप कहेंगे ओडिशा में ये सक्रिय पार्टी रही है। 2000 से लेकर 2024 तक बीजू जनता दल का नेतृत्व रहा ओडिशा में। पहली बार ऐसा हुआ है कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक आदिवासी नेता हैं। आप उनका नाम बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया है उनके बारे में। एक आदिवासी नेता हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं वहां के, और वो वहां पर सीएम बने हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ओडिशा में है, लेकिन उससे पहले लगातार 24 सालों तक ओडिशा में बीजू जनता दल का ही नेतृत्व रहा, ठीक है। तो आपने पटनायक का नाम सुना होगा, है ना, तो वो इसी से संबंधित हैं, इसी पार्टी से संबंधित हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन को अभी थोड़े ही दिन पहले जेल में डाल दिया था, आपने सुना भी होगा, है ना। तो उसके बाद से फिर से ये जेल से छूट कर आए हैं। और इनकी गैर मौजूदगी में कौन यहाँ के सीएम बने थे, चंपई सोरेन, आपने जरूर नाम सुना होगा। और जब उन्होंने शपथ ली थी तो उनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, थोड़े ही समय के लिए वो सीएम बने। उसके बाद में चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को रिजाइन कर दिया था और फिर दोबारा से हेमंत सोरेन जेल से छूटकर आए और झारखंड के कौन से नंबर के सीएम के रूप में शपथ ली, तो वर्तमान में ये 13वें मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और 4 जुलाई 2024 को इन्होंने शपथ ली थी। और जो चंपई सोरेन थे, इनकी गैर मौजूदगी में जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, उन्होंने इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल में शपथ ले ली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है।
तो जो कुछ बातें हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, झारखंड के मुख्यमंत्री। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है या फिर पुण्यतिथि है। तो शुरुआत कर लेते हैं जयंती से। तो ये चेहरा आपने शायद ना देखा हो, लेकिन नाम शायद आपने जरूर सुना होगा इनके बारे में। इनका नाम है विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे पहले, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे? जल्दी से आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, प्रारंभिक भारतीय सिनेमा, कर्नाटक संगीत, मराठी रंगमंच। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये विद्वान रहे हैं विष्णु नारायण भातखंडे। इनका जन्म आज ही के दिन 1860 में हुआ था। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ? मुंबई में, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था। और ये वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पड़ता है एरिया? महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु 19 सितंबर 1936 को हुई थी। एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक। 19 सितंबर 1936 को। किसके वजह से इनको जाना जाता था? हिंदुस्तानी, सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये विद्वान रहे। संगीत के विद्वान। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में और भी ज़्यादा अगर जानकारी हासिल करनी है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जब भी कोई जयंती होती है या पुण्यतिथि होती है तो ट्रेंड कर रही होती हैं वो चीज़ें। तो शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आज इनकी जयंती है, इनको हम नमन करते हैं। अब चलो हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, इनका नाम है प्रेम अदीब। प्रेम अदीब। इनके बारे में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा प्रेम अदीब का वास्तविक नाम क्या था? कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताएंगे। प्रेम अदीब का वास्तविक नाम था शिव प्रसाद। कई बार इनको प्रेम नारायण भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। कहाँ पे? सुल्तानपुर में। और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1959 को हुई थी। 1959 में इनकी मृत्यु हुई। जैसे हम बात करते हैं तो किस वजह से ये जाने जाते रहे हैं अपने समय में, तो ये एक अभिनेता रह चुके हैं और बड़े ही बेहतरीन अभिनेता। जब हम बात करें इनका जो नाम है ये अदीब, अदीब तो एक उर्दू का शब्द है। तो उर्दू का जो शब्द है उसी से इनको ये उपाधि मिली। आपने नाम सुना होगा नवाब वाजिद अली शाह का, तो उन्होंने ही ये नाम दिया था इनको अदीब। इनको किस वजह से जाना जाता है? इन्होंने एक किरदार निभाया था राम का। और ये चेहरा आप देख पा रहे होंगे, ये प्राचीन समय की ये इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो इनको राम के रूप में उनकी बेहतरीन भूमिका के लिए याद किया जाता है। ठीक है ना, इनके द्वारा और अगर हम मूवीज की बात करें तो वीरांगना जो कि 1947 की बात है, अनोखी अदा, रामबाण, हमारी मंजिल, राम विवाह, इस प्रकार की कई फिल्में जो थी उनमें अभिनय किया था प्रेम अदीब ने। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? शिव प्रसाद। जब हम बात करें अदर ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके बारे में, हरि किशन गिरी गोस्वामी, इनका नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम तो यही था, लेकिन ये प्रसिद्ध हुए थे मनोज कुमार नाम से। जैसे जब ये सिनेमा जगत में गए तो इन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। इन्होंने बहुत सारी मूवीज ऐसी बनाई जिसमें देशभक्ति झलकती थी। और देशभक्ति मूवीज बनाने की वजह से इनको एक नया नाम दिया गया, भारत कुमार। ठीक है, इनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। मोहम्मद यूसुफ खान इनका ओरिजिनल नाम था। और ये जब
एक्टर बने और इन्होंने अपना नाम फिर क्या रखा, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का नाम तो सभी जानते होंगे, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मोहम्मद यूसुफ खान। गौरांग चक्रवर्ती की बात करते हैं तो इनका एक मूवीज की दुनिया में क्या नाम रखा गया था, मिथुन चक्रवर्ती। इनको तो सभी जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती का ओरिजिनल नाम क्या था, गौरांग चक्रवर्ती। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और हम बात कर रहे थे किसके बारे में, प्रेम अदीब के बारे में। चलिए अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका नाम तो आपने जरूर 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 सुना होगा। इनका नाम है वी गिरी। वी गिरी के बारे में जब हम बात करते हैं, ये किस वजह से फेमस रहे हमारे भारत में, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद में हम कुछ बातें कवर करेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में आपको लिखना है। जल्दी से आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। चार नाम हैं, इनको आगे पीछे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चित्र देखने का प्रयास करेंगे, ये कौन है, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। मूल रूप से बिहार से बिलोंग करते थे, इसी वजह से इनको बिहार के लाल के रूप में जाना जाता है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। और वही हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। क्या नाम लिखेंगे हम दूसरे नंबर पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लिखेंगे, जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। उसके बाद में हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, तो आपको नाम लिख देना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने। और ऐसे पहले राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई, सबसे पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, वी गिरी थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वी गिरी को भारत का पहला क्या बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ये आप चेहरा देख पा रहे होंगे, वी गिरी। वी गिरी जो थे वो हमारे भारत के पहले क्या रहे थे, यहां पर भी लिख भी देता हूं, चलो कोई बात नहीं। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों बनाए गए, तो मैंने अभी क्या बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है ये हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति किसी वजह से काम ना कर पा रहा हो, अनुपस्थित हो या फिर मृत्यु हो जाए, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे होंगे वही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय उपराष्ट्रपति थे, इसी वजह से इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। तो हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और चौथे नंबर के ये राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है ना। फोर्थ राष्ट्रपति कौन थे हमारे भारत के, तो नाम आता है वी गिरी का। उसके बाद में फिर पांचवें राष्ट्रपति कौन बने थे, फखरुद्दीन अली अहमद का नाम आता है। फखरुद्दीन अली अहमद भी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे बी डी जत्ती। तो इनकी मृत्यु के बाद बी डी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी की, नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
अभी आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए वीवी गिरी, फिर ये कैसे राष्ट्रपति बन गए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहां पर समझना है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस समय राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और बाद में फिर जब वीवी गिरी, यानी कि इनका नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी, ये फिर राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी आपको बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, उसके बाद वीवी गिरी बने, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद बने। तो आपने अगर बी ऑप्शन टिक किया है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जब हम बात करें चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कब से कब तक कार्य किया था, 24 अगस्त 1969 से लेकर ये 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई। लेकिन जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे बने थे और इनका कार्यकाल क्या था, तो थोड़ा सा मैं इनके कार्यकाल का जिक्र कर देता हूं यहां पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे। और बीच में मैंने क्या बताया, इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला जो थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, तो वो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे हिदायतुल्ला। ठीक है, और फिर ये राष्ट्रपति बनने की भूमिका में आए। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में अगर जिक्र कर लिया जाए तो इनका आज क्या है, जयंती का दिन है। आज के दिन इनका जन्म हुआ था। 10 अगस्त 1894 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे, बहरामपुर में। बहरामपुर जो है वर्तमान दृष्टि से कहाँ पड़ता है, तो ये तो ओडिशा का एरिया है। तो मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे, ये ओडिशा से। इनकी मृत्यु कब हुई, 23 जून 1980 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे, मद्रास। तो मद्रास वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कर्नाटक के क्षेत्र में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया, तो जल्दी से आपको क्या लिख देना है, 1975 में भारत रत्न सम्मान इनको कब मिला, 1975 में मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन क्लास आपकी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसी वजह से सिंपल इतना ध्यान रखो कि आज जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने कवर की। 6 राष्ट्रपतियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी जैसे बने तो वो तो पहले निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह आए, आर वेंकट रमन आए, शंकर दयाल शर्मा फिर राष्ट्रपति बने थे, है ना। उसके बाद में के आर नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो नाम आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी के बाद में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। और उसके बाद में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति की भूमिका निभा रही हैं, हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 25 जुलाई 2022 को उन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति के रूप में। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको लिख देना है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य चुने जाने की वो योग्यता रखें, और देश का नागरिक होना चाहिए। तो ये कुछ अगर योग्यता है तो फिर वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम।
अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। शायद आपने इनके बारे में सुना भी होगा और एक मूवी भी बनी है इनके ऊपर। पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास संसद सदस्य भारत फूलन देवी पर आधारित है? जल्दी से आपको बताना है कौन सा उपन्यास है जो फूलन देवी पर आधारित है और इसके लेखक हैं रॉय मोक्सम। जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना ऑप्शन सी, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। ये जो रचना है ये राय मोक्सम के द्वारा लिखित है और किससे संबंधित है? फूलन देवी से संबंधित है। फूलन देवी का नाम तो आपने बखूबी सुना है, इन पर एक मूवी भी बनी है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, 10 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 100 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ एक भूभाग है जिसे हम कहते हैं चंबल। चंबल में जो आप कह सकते हैं बीड़ है, वहां पे ऐसी भूमि है जिस पर खेती नहीं की जा सकती, लेकिन वहां पर दस्यु बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से एक नाम फूलन देवी का भी था और इनका जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में आपने शायद सुना भी होगा। 80 के दशक में फूलन देवी के बारे में लोगों को पता चला था जब इन्होंने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बेहमई गांव के 21 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इसके पीछे फूलन देवी ने तर्क दिया था कि इसी गांव के ठाकुरों ने उनको बंधक बनाकर उनके साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक बलात्कार किया था और इसी की सजा इन्होंने उनको दी। जब हम बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जालौन। जालौन जो है वो एक जिले का नाम है। जालौन जिला का एक गांव पड़ता है गोरहा। गोरहा गांव में इनका जन्म हुआ था। एक दलित परिवार से बिलोंग करती थी ये, ठीक है ना। तो और भी आप इनके बारे में बातें कर सकते हैं। इनकी शादी जो हुई थी किस प्रकार से वहां पर इनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, फिर इन्होंने खुद का गैंग बनाया और करते करते ये फिर बाद में संसद में भी पहुंची थी। 21 ठाकुरों की हत्या के बाद फूलन और उनकी गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में आ गई थी। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुलिस लगातार बागियों का या तो इनकाउंटर कर रही थी या उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रही थी। और इन सब में केंद्र में उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी की सरकार। और चंबल से दस्युओं को सफाया करने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से। बाद में कुछ लोग तो थे जो सरेंडर कर चुके थे और वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी। फिर 1996 का वो समय था जब मिर्जापुर से ये सांसद बनकर आई थी। और मिर्जापुर तो आपको पता है कहाँ का है, एरिया उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। मिर्जापुर पर तो आपने वेब सीरीज का नाम भी सुना होगा, शायद आपने देखी भी होगी, है ना। मिर्जापुर से सांसद बनी थी ये 1996 में। 1993 में ये रिहा होकर आई थी क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया था, है ना। उसके बाद उस समय जो सीएम बने हुए थे और समाज पार्टी के नेता थे मुलायम सिंह यादव, उनके संपर्क में आई। 1994 में जितने भी मामले थे वो सभी वापस ले लिए गए और फिर इनको चुनाव लड़ने का मौका मिला और चुनाव जीत भी गई है। तो इस प्रकार चंबल से सीधे ये किस प्रकार सदन में आई उसकी कहानी भी आपने शायद सुनी भी होगी। एक मूवी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस लड़की ने, आप देखिएगा और पता लगेगा किस प्रकार से एक महिला जो है अत्याचारों की बलि चढ़ गई। तो जैसे हम बात करें, इनकी मृत्यु 25 जुलाई 2001 को हुई थी और 2001 को इनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि इनकी हत्या कर दी गई थी। 25 जुलाई 2001 को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर पर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। बाकी चलो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये एक आत्मकथा है जो हमारे भारत के
पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के द्वारा लिखित है। गुलजारी लाल नंदा के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे क्या थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको कवर करना है। और भी बहुत सारी जो है, जैसे हम डी ऑप्शन की बात करें, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ये किसके द्वारा लिखित रचना है? तो ये बराक ओबामा के द्वारा लिखित एक क्या है, आत्मकथा है। लीलावतीज डॉटर्स एक ऐसी पुस्तक है जो पूरे इतिहास में महिला गणितज्ञों के योगदान पर प्रकाश डालती है। इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये मूवीज आप देख लेना। अगर अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तो आज जिनकी क्या है, पुण्यतिथि है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका शायद नाम आपने सुना होगा, हरिशंकर परसाई इनका क्या था, नाम था। हरिशंकर परसाई के बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हरिशंकर परसाई जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, हिंदी साहित्य की किस शाखा के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं? हास्य व्यंग्य, उपन्यास, अनुवाद या फिर शायरी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा ना हास्य व्यंग्य, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। एक अच्छे व्यंग्यकार के रूप में इनको जाना जाता है, व्यंग्यकार, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं, इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था। जमानी गांव पड़ता है ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर मैं बताऊं तो होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1995 में हुई थी। कहाँ पर? जबलपुर में। और ये जो जबलपुर का एरिया है, ये भी आपको पता है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। जब हम बात करें इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक, मतलब सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान नहीं बोलेंगे, सॉरी, तो इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो फिर नाम आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स से बड़े प्रभावित थे ये। इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए, तो उनकी रचनाओं में आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि वो वास्तव में उनसे प्रभावित थे। इनकी रचनाओं का नाम अगर लिखा जाए, सदाचार का ताबीज नाम से इनकी एक रचना है। हिंदी के पहले रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया था। हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबरकर समाज के व्यापक प्रश्नों से इन्होंने क्या किया था, एक नाता जोड़ा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। चलिए, अब हम इनके बारे में भी जानेंगे। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये तो आपने सुना होगा। इसके रचनाकार कौन है? तो जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना ऑप्शन ए, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। श्यामलाल गुप्त पार्षद, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म 16 सितंबर 1893 को हुआ था। कहाँ पे? कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कानपुर जिला कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1977 में हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ में इन्होंने पत्रकारिता के रूप में भी क्या है, अपना हाथ जमाया, एक बेहतरीन पत्रकार बने। और एक अध्यापक भी थे। एक समाज में अच्छी वाइब लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, एक समाज सेवी भी थे, ठीक है। और इनको भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्म श्री इनको दिया गया। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। और इनको किस वजह से जाना जाता है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार के रूप में इनको जाना जाता है।
हरिशंकर परसाई के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। ये हमारे भारत के क्या थे, व्यंग्यकार थे, जो कि मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश से। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो सभी जानते होंगे, है ना। और ये कहाँ से थे, ये एक बेहतरीन लेखक रहे हैं हमारे भारतवर्ष के, रविंद्रनाथ टैगोर। और जब हम बात करें इनके द्वारा लिखित रचना कौन सी है, तो आप कहेंगे जन गण मन अधिनायक जय है। और साथ में जब बंगाल विभाजन किया गया था कर्जन के द्वारा, तो उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने लिखा था आमार सुनार बांग्ला। तो वो रचना इन्होंने जो लिखी वो बांग्लादेश का अब क्या है, राष्ट्रगान है। तो ये रचनाएं इन्हीं के द्वारा लिखित हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। पिंगली वेंकैया जो थे, उनको किस वजह से जाना जाता है, तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था, तिरंगे का डिजाइन तैयार करने के लिए जाना जाता है पिंगली वेंकैया को। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम क्या है, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी की अगर हम बात करें तो भारत में किस क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण रही, तो जल्दी से आपको बताना है। सरस्वती देवी भारत की सुप्रसिद्ध रिक्त स्थान थी, पत्रकार, संगीतकार, पक्षी विज्ञानी या फिर इतिहासकार। कौन सा ऑप्शन आप इसमें टिक करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना संगीतकार, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1980 में हुई थी। कहाँ पर, मुंबई में हुई थी। ठीक है, संगीतकार के रूप में इनको जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे भारत की पहली महिला संगीतकार मानी जाती हैं ये। ठीक है ना। तो इनके बारे में और भी ज़्यादा आज जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। सरस्वती देवी की 1961 में आखिरी फिल्म राजस्थानी की बसरारी लाडी थी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये इस संसार को विदा कर गई। तो ये और भी इनकी मूवीज जो हैं, जिन मूवीज में इन्होंने अपना संगीत दिया था, बंधन नाम की मूवी है, अछूत कन्या मूवी में भी इन्होंने अपना संगीत दिया, पृथ्वी वल्लभ, खानदानी, भक्त रैदास, प्रार्थना, नकली हीरा, इस प्रकार की कई मूवीज हैं जिनमें इन्होंने अपना संगीत दिया था। चलिए, इस प्रकार आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, अगर नहीं भी सुना है तो चलिए कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। इनका नाम है अरुण कुमार श्रीधर वैद्य। इनको किस वजह से जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था 27, एक सेकंड रुकना जरा, 27 जनवरी 1926 को इनका जन्म हुआ और इनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा कहा जाता है, आज ही के दिन 1986 में। किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए हमारे भारत में, तो भारतीय सेना के 13वें थल सेना अध्यक्ष थे। 13th थल सेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। चलिए, जैसे ही इनको मतलब किसी ने हत्या कर दी थी इनकी, बाद में 1992 में इनके जो हत्यारे थे उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और इनके हत्यारे कौन थे, एक का नाम था हरजिंदर और एक का नाम था सुखदेव। दोनों को फांसी दे दी गई थी बाद में। तो ये हमारे 13वें थल सेना अध्यक्ष हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय सेना में अभी हाल ही में सेना अध्यक्ष कौन है, नए सेना प्रमुख कौन हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है इनको बने हुए, ये भी मैं आपको बता दूं, जल्दी से बताएंगे आप। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं उनको फरवरी 2024 में, यानी कि इसी साल फरवरी में उप सेना प्रमुख की भूमिका दी गई थी। और बाद में इन्होंने सेना प्रमुख के रूप में कब शपथ ली थी, 30 जून को। अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई कंप्लीट हुआ है, ऐसे मान के चलो, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इनको 1 महीना और 10 दिन मान के चलिए।
ठीक है। तो अब वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ हैं, और हमारी जो आर्मी है उसकी संख्या अगर मानेंगे तो 1.3 मिलियन भारतीय सेना है, उनका ये नेतृत्व कर रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर घाटी और राजस्थान रेगिस्तान में सक्रिय आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपनी बैटालियन की कमान भी संभाल चुके हैं। वे मेजर जनरल के रूप में असम राइफल्स के महानिरीक्षक और ब्रिगेडियर के रूप में सेक्टर कमांडर भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। इनसे पहले नए सेना प्रमुख, यानी ये तो हमारे नए सेना प्रमुख हो गए, उनसे पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो मनोज पांडे थे। तो मनोज पांडे ने इनको फिर अपना ये कार्यभार सौंप दिया। 30 जून को इन्होंने शपथ भी ले ली। इस प्रकार से कुछ बातें जो हैं आज हमने कवर की हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर जयंती है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है मंडे टू फ्राइडे, उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं की PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, टेलीग्राम, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक जो हैं आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।